हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोस्टिंग में। कौन सा चैप्टर ये तुम्हारा? कोस्ट शीट। कोस्ट शीट क्या होता है? कोस्ट शीट, उसको समझने के लिए पहले हम कुछ बेसिक्स बातें करेंगे ना, क्योंकि बिना बेसिक्स कराए मैं कोस्ट शीट करवा दूं आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मज़े वाली बात नहीं है। कोस्ट शीट क्या है, उसके लिए हम एक सिंपल सा कुछ बातों को समझते हैं। पहले कोस्ट अकाउंटिंग का मेन काम क्या है हमारा? कोस्ट अकाउंटिंग जो आप ये पढ़ते हो ना, इसको पढ़ने का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालना। सेलिंग प्राइस का बेसिकली मतलब होता है कोस्ट प्लस प्रॉफिट। कोस्ट में आप प्रॉफिट जोड़ दें तो क्या निकल जाती है? उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकल जाती है। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, सेलिंग प्राइस निकालनी कब होती है? ईयर के बिगिनिंग में या ईयर के एंड में? बिगिनिंग में निकालेंगे ना। ईयर के बिगिनिंग में हम एक सेलिंग प्राइस क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। उसी सेलिंग प्राइस के बेस पे पूरे साल कस्टमर को क्या करेंगे? माल बेचेंगे। तो ये जो सेलिंग प्राइस होती है ना, टू बी कैलकुलेटेड एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, यस और नो? तो हम साल के स्टार्टिंग में क्या करते हैं बेटा? सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तीसरी बात, साल के स्टार्टिंग में अगर आप सेलिंग प्राइस निकालते हो तो तुम्हारे पास जो कॉस्ट है वो एक्चुअल अवेलेबल होती है। साल के स्टार्टिंग में तुम सेलिंग प्राइस निकालने वाले हो तो क्या साल के स्टार्टिंग में आपको एक्चुअल कॉस्ट पता होती है कि इस साल मेरे कितने खर्चे होंगे? एक्चुअल पता होता है, ये एस्टिमेशन होता है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जब सेलिंग प्राइस निकालते हैं ना, तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और यहां पर जो कॉस्ट ली जाती है ना, वो कौन सी ली जाती है बेटा? एस्टिमेटेड कॉस्ट। मतलब कि हम ईयर के बिगिनिंग में सेलिंग प्राइस अगर निकालने बैठे हैं तो मुझे ईयर के बिगिनिंग में कॉस्ट का क्या करना पड़ेगा? एक एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? तो ईयर के बिगिनिंग में मैं अपनी कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाता हूं। कॉस्ट के एस्टिमेशन के अंदर प्रॉफिट ऐड करके अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूं। तो ईयर के बिगिनिंग में मुझे क्या करना है? अपने कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाना है। तो सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? क्या ऑल एक्सपेंडिचर्स को कॉस्ट बोल सकते हैं बेटा? कि जो खर्चे लगेंगे वो सारे कॉस्ट है? कॉस्ट का मतलब क्या ऑल एक्सपेंडिचर है? नहीं, कॉस्ट का मतलब ऑल एक्सपेंडिचर नहीं है। कॉस्ट में क्या आता है? कॉस्ट में आते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। वो एक्सपेंडिचर जो पहला ऑपरेटिंग नेचर के हो और दूसरा क्या हो? नॉर्मल हो। वो ही एक्सपेंडिचर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। जितने एक्सपेंडिचर लगने वाले हैं जो किस नेचर के हो? ऑपरेटिंग नेचर के हो, वो ही प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। क्लियर है? अब एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट होती है ना, क्या वो सेलिंग प्राइस के ऊपर कुछ अपर कैप सेट करती होगी? नहीं सेट करती होगी? अपर कैप का मतलब क्या होता है कि इससे ऊपर तुम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस नहीं रख सकते। गवर्नमेंट ऐसा कोई अपर कैप सेट करती होगी? क्या करती होगी? गवर्नमेंट क्या कहती है आपको? हर इंडस्ट्री पे रूल लागू नहीं होता, मैं हर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री पे ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपर कैप सेट करती है कि आप अपने कॉस्ट में मैक्सिमम कितना? 30%, 40%, 50%, गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स हैं, इतना आप प्रॉफिट क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। तो मुद्दा यह है कि वहां पर जो बंदा है जिसमें गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, अपर कैप सेट कर दिया कि आप अपनी कॉस्ट में 30 या 40 या 50% प्रॉफिट क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। तो जो भी बंदा होगा, जो भी इंडस्ट्री होगी, अगर उनको अपनी सेलिंग प्राइस इंक्रीज करनी है तो वो क्या करेंगे? वो अपनी कॉस्ट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और कैसे कॉस्ट को बढ़ाना चाहेंगे?
कोस्ट को बढ़ाने के लिए वो पता है क्या करेंगे, जो खर्चे ऑपरेटिंग नहीं है, एक्सपेंडिचर तो है वो, उनको भी कोस्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो खर्चे नॉर्मल नहीं है उनको भी कोस्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि अपने प्रोडक्ट की कोस्ट क्या कर सकें। हाँ हाँ अभी आ रहा हूं उस पर। वो इंक्रीज करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, करना चाहेंगे। समझ रहे बात, नहीं समझ रहे हो? तो नॉर्मली क्या होता है, लोग अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करने के लिए, कौन से लोग जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने अपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है, वो लोग अपनी कोस्ट में क्या ऐड कर लेंगे, नॉर्मल के अलावा एबनॉर्मल भी ऐड कर लेंगे, और ऑपरेटिंग के अलावा जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नेचर के आइटम होते हैं उनको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इनके लिए क्या होती है, गवर्नमेंट कुछ ना स्टैंडर्ड्स इशू करती है। आपको याद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उस प्रकार से होते हैं, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये गवर्नमेंट इशू करती है कि आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। प्लस सेक्शन 148 है किसका, कंपनीज एक्ट का, वो कहता है कि आपको अपने बुक्स की कॉस्ट ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी, कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट में क्या चेक होगा, ऑडिटर चेक करेगा कि तुमने प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो एक्सपेंडिचर ऐड किए हैं वो एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या नहीं है। ऑडिट तो सीए करता है, तो सीए को भी तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता होने जरूरी है। लेकिन वो स्टैंडर्ड्स हम नंबर वाइज नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे सिलेबस में नंबर वाइज नहीं है, कंसेप्ट वाइज है। कंसेप्ट वाइज हम सब पढ़ लेते हैं, लेकिन नंबर वाइज हम उसको नहीं रीड करते हैं। वो जो सीएमए वाले होते हैं ना, वो करते हैं इसको किसके हिसाब से, नंबर वाइज स्टडी करते हैं। हालांकि उनके भी बहुत कम आता है नंबर वाइज, उनको भी कंसेप्ट वाइज ही क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है सिलेबस के अंदर। यहाँ तो बात समझ आ गई। अब कॉस्ट का मतलब हो गया कि आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करते हो, ईयर के बिगिनिंग में एस्टिमेशन लेके आते हो। अब ये एस्टिमेशन कैसे होता है, एस्टिमेशन का बेसिस क्या होगा बेटा बोलो। अगर वो एग्जिस्टिंग कंपनी है तो वो अपने लास्ट ईयर के एक्चुअल्स ऑफ लास्ट ईयर के बेस पे क्या करते हैं, एस्टिमेशन लगा लेते हैं। अगर कौन सी कंपनी है बेटा बोलो, लास्ट ईयर के एक्चुअल के बेस पे एस्टिमेशन लगा लेते हैं अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है। और यही अगर आप बिजनेस न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जीरो से, फ्रॉम जीरो से क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम स्क्रैच आपको अपने ऑल जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनका एक एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा। और जितने अच्छे एक्सपेंडिचर्स का आपने एस्टिमेशन लगाया, जितना परफेक्ट एस्टिमेशन लगाया, उतनी ही परफेक्ट आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब कंपनियां क्या करती है, 6-6 महीने से कंपेयर कर लेती है कि जो एस्टिमेशंस लगाए थे काम उसी एस्टिमेशन के हिसाब से हो रहा है या चेंज हो रहा है। याद है कंट्रोलिंग, तो कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाना तो प्लानिंग है। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हमारे एक्चुअल्स और प्लान को कंपेयर करते हैं, डेविएशंस निकालते हैं। अगर कुछ रेक्टिफिकेशंस करने हैं तो फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को गलत निकाल दिया तो उसके अंदर आपके पास में वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। जैसे अकाउंट्स में गलती होगी तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है, यहाँ कोई रेक्टिफिकेशन एरर नहीं है, आपने गलत रेट पे बेच दिया। अब आप कस्टमर को ये नहीं बोल सकते हो कि सॉरी भाई साहब हमने रेट गलत निकाल ली थी, 2 रुपये 5 रुपये और देख के जाओ, कोई देख के जाएगा नहीं। यहाँ बात समझ में आ गई। अब जब हम कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाते हैं, तो कॉस्ट जो होती है ना उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है तुम्हारा कौन सा, मटेरियल, एक होता है लेबर, एक होता है आपके क्या, एक्सपेंडिचर्स। जितनी भी कॉस्ट होती है उसको 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, मटेरियल से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, और जो बच गया बाकी वो क्या है, एक्सपेंडिचर्स, उनसे रिलेटेड। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट क्या होगा, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, ये सब कौन से आइटम हो गए, ये एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ गए। रॉ मटेरियल कितना लगेगा, मशीनों में डीजल कितना लगेगा,
फ्यूल कितना लगेगा, ये हो गए मटेरियल। क्या हो गए, मटेरियल। लेबर कितना लग जाएगा, अकाउंटेंट की सैलरी कितनी चली जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना पैसा लग जाएगा, वो सब किस कैटेगरी में आ गए, लेबर की कैटेगरी में आ गए। ये जो मटेरियल होता है ना, ये दो प्रकार का होता है बेटा, कौन सा, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल को दो कैटेगरी में बांटते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। अब बात बताइए डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। जैसे कि मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, क्या लगा है इस टी शर्ट के अंदर, कपड़ा, तो कपड़ा हो गया डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन इसके अंदर बटन भी लगे हैं, स्टिचिंग हुई है तो धागा भी लगा होगा, जिस मशीन पे इसको बनाया गया है उस मशीन पे फ्यूल या कुछ अदर मटेरियल भी क्या होंगे, लगे होंगे। क्या वो मटेरियल नहीं है? लेकिन वो कौन से मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो दो प्रकार के मटेरियल होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होते हैं फर्स्ट जो आपको फिनिश गुड्स में ट्रेस होते हैं। फिनिश गुड्स में क्या ट्रेस हो रहा है, कपड़ा, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। जिसको आप फिनिश गुड्स में इकोनॉमिकली ट्रेस कर सकते हो, दैट विल बी नोन एज डायरेक्ट मटेरियल। यस और नो। अब एक बात बताइए, मुझे 100 शर्ट बनाने हैं या 100 टी शर्ट बनानी है, तो मेन चीज मुझे क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, बटन चाहिए। क्यों, कपड़ा होगा तभी मैं गुड्स क्या कर पाऊंगा, प्रोड्यूस कर पाऊंगा। नहीं सर, बटन नहीं होगा तो प्रोड्यूस कैसे कर लोगे। मुद्दा यह है कि जितना कपड़ा लेके आऊंगा उतने ही मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकता हूं। लेकिन बटन लेके आता हूं लाखों में, तो उससे क्या फिनिश गुड्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। फिनिश गुड्स की क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, इस कपड़े पे डिपेंड कर रही है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। मतलब किसी भी फिनिश गुड्स की क्वांटिटी जिस बेस मटेरियल पे डिपेंड करती है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। बात समझ आ गई। जैसे कि कोई बुक है, उस बुक में डायरेक्ट मटेरियल क्या लगा है, पेजेस, वो डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन इंक भी तो लगी है उसके अंदर। क्या इंक कितनी भी लगा दो, उससे क्या उस बुक की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। उस बुक की क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगी, पेजेस पे डिपेंड करेगी, दैट विल बी नोन एज डायरेक्ट मटेरियल। और जो वो इंक है वो क्या है, मटेरियल है, लेकिन वो कौन सा है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। सर वेजेस, सॉरी, इसको इंक को एक्सपेंडिचर क्यों नहीं बोल देते हैं। एक्चुअली क्या है, जिस चीज को आप किसी भी यूनिट में मेजर कर सकते हो, लीटर में, केजी में, ग्राम में, मिलीग्राम में, जिसको भी यूनिट वाइज मेजर किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल कोई भी एक्सपेंडिचर हो जिसको आप क्या कर सकते हो, यूनिट वाइज मेजर कर सकते हैं, दैट विल बी नोन एज मटेरियल। और बेसिकली जितना भी मटेरियल होता है वो टेंजिबल होता है। क्या होता है, इनटेंजिबल्स को कभी भी आप मटेरियल बोल नहीं सकते हो। मटेरियल हमेशा टेंजिबल होगा और यूनिट वाइज मेजर किया जा सकता है। अगर फिनिश गुड्स की क्वांटिटी जिस बेस मटेरियल पे डिपेंड कर रही है वो डायरेक्ट मटेरियल है, उसके अलावा जितने भी मटेरियल लग रहे हैं जिससे उस फिनिश गुड्स की क्वांटिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। जैसे कि कोई प्लास्टिक की चेयर है, उसका डायरेक्ट मटेरियल क्या है, प्लास्टिक। लेकिन प्लास्टिक को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए वो लोग क्या करते होंगे, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स मिलाते होंगे। अब कितना ही केमिकल मिला दो, उससे क्या फिनिश गुड्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी क्या, नहीं। उसकी क्वांटिटी मेनली किस पे डिपेंड कर रही है, प्लास्टिक पे। पहली चीज, जो डायरेक्टली ट्रेसेबल हो, ट्रेसेबल क्या है उसके अंदर, प्लास्टिक। और जो उसकी मेन क्वांटिटी इंक्रीज करे वो क्या है, प्लास्टिक, तो वो डायरेक्ट मटेरियल आएगा। उसके अलावा जितना भी मटेरियल लगता है वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। गॉट द पॉइंट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो सेकंड आइटम आता है दैट विल बी लेबर। लेबर क्या होता है, देखो लेबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल लेबर, एक होता है मेंटल लेबर। तुम जब सीए बन जाओगे तुम भी तो लेबर ही हो, लेकिन कौन से लेबर हो, फिजिकल हो या मेंटल लेबर हो, तुम मेंटल हो, मतलब मेंटल लेबर हो। तुम कौन हो, मेंटल लेबर हो। तो बेसिकली हम कहते हैं कि लेबर दो टाइप का होता है, चाहे वो फिजिकल वर्कर है जो थोड़ा छेनी लेके फैक्ट्री में काम कर रहा है, या दूसरा वो भी लेबर है जो ऑफिस में काम संभाल रहा है। जैसे कि डायरेक्टर्स भी क्या है, लेबर ही है भैया। लेकिन वो कौन सी कैटेगरी के लेबर हो गए, इनडायरेक्ट लेबर हो गए, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, उसके सुपरविजन में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, इन्वॉल्व है। तो जो सुपरविजन में या एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है वो कौन सा लेबर हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया। और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसके अंदर, इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। गॉट द पॉइंट। अब मेरी बात समझना, तुम है ना, सुन लो मेरी बात, तुम मेरी कंपनी में काम करते हो, क्या करते हो, काम करते हो। तुमने महीने में 30 डेज काम किया, एक मंथ में कितने डेज काम किया, 30 डेज काम किया। वैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि महीने में आपको 25 डेज ही काम करना है, बाकी तो 5 आपकी क्या होगी, हॉलीडेज होगी। आपको महीने में कितने दिन काम करना है, 25 डेज काम करना है, 5 दिन की छुट्टी है। और तुम्हारी जो महीने की सैलरी है वो 25,000 रुपये है। कितनी है सैलरी, 25,000 है। तो बताओ इस बंदे को सैलरी कितनी मिलेगी, महीने की सैलरी 25,000 रुपये है। इसने 30 डेज काम किया है, महीने में वैसे 25 डेज ही काम करना होता है, 5 हॉलीडेज होते हैं। बताइए इस बंदे को सैलरी कितनी मिलेगी। देखो 25,000 का पेमेंट कितने डेज के लिए है, 25 दिन के लिए है। तो एक दिन की कितनी होगी, 1000। तो 25 दिन के इसको 1000 के हिसाब से कितने मिलेंगे, 25,000 मिलेंगे। लेकिन जो 5 हॉलीडेज थी जो इसने ली नहीं, 5 हॉलीडेज थी जो इसने ली नहीं, उसके इसको कितने मिल जाएंगे, 1000 और मिल जाएंगे। तो कितने मिल जाएंगे, 5000। इसकी जगह पे कोई और बंदा हो जिसने 25 दिन नहीं, सॉरी 30 डेज नहीं, जिसने 25 डेज ही काम किया, उसको कितना मिलेगा भाई, 25 डेज ही काम होता है महीने में, और महीने की सैलरी कितनी है, 25,000। तो उसको कितने मिलेंगे, 25,000 ही मिलेंगे। आपको कितने मिले, 30,000 मिल गए। यस और नो, हाँ या ना, बात समझ आ गई। अच्छा, इन 30,000 के बाद में आपको मैंने कुछ एडिशनल अलाउंसेस और दे दिए जो आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। एडिशनल अलाउंसेस जिसको आप परक्यूजिट्स भी बोलते हैं, आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे जिन चीज़ों के बारे में, पग्स जिनको बोलते हैं परक्यूजिट्स, आपको मैंने वो भी दिए। अब ये जो मैंने पेमेंट आपको दिया 25,000 प्लस 5,000 प्लस परक्यूजिट्स, आपको मैंने बहुत सारा पेमेंट दिया, 35-40 हज़ार का पेमेंट चला गया। ये गया है पेमेंट एक लेबर को, किसको गया है, लेबर को गया है। तो ये सारा डायरेक्ट वेजेस में आएगा क्या, क्या सारा पेमेंट डायरेक्ट वेजेस में आएगा। लोग कहते हैं कि लेबर को जितना भी पेमेंट जाता है वो डायरेक्ट वेजेस है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि लेबर को जितना पेमेंट जा रहा है वो डायरेक्ट वेजेस का पार्ट है। लेबर को जितना पेमेंट जा रहा है टू प्रोड्यूस द गुड्स, वो ही केवल किसका पार्ट है, डायरेक्ट वेजेस का पार्ट है। और उसके एडिशन में जो आप उसको दे रहे हो वो सब क्या है, इनडायरेक्ट में जाएगा। और उसके अलावा जो सुपरविजन के करने वाले स्टाफ हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो भी तो एक प्रकार से लेबर ही हैं, लेकिन वो किस कैटेगरी में आएंगे, तुम्हारे इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आएंगे। गॉट द पॉइंट। और एक आता है तुम्हारा कौन सा, एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर भी 2 कैटेगरी के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर एक्सपेंडिचर होते क्या है, पहले तो वो बताओ, बताइए बेटा। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, रेंट, बिजली का बिल, बोलो बेटा ये सब क्या है, स्टेशनरी, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं। तो फिर हम इनको कैटेगराइज कैसे करेंगे, डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मशीन जब चलती है ना, मशीन जब चलती है तो मशीन को चलाने के लिए पावर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, पावर। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, वो 2 कैटेगरी में बंटा होता है। एक उनका बिल आता है बेटा किसका, पावर का। इन पावर से क्या चलती है, मशीनें। और एक आता है बिल जिसको बोलते हो आप इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप नॉर्मल भाषा में बोलते हो लाइट। क्या बोलते हो, लाइट। इस लाइट से क्या चलता है, ट्यूबलाइट, फैन, नॉर्मल पंखा, एसी। तो बताइए ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइट का बिल है, ये किस चीज का माना जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। क्या ये प्रोडक्शन के लिए हुआ है क्या, लेकिन पावर कब लगा, प्रोडक्शन हुआ तो लगा, अदरवाइज नहीं लगता। तो पावर के एक्सपेंडिचर उस कैटेगरी में होता है, ये तब लगेंगे जब प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा तो नहीं लगेंगे। दे आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कौन से हो गए, रेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट है। प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, ये सारे एक्सपेंडिचर मेरे
लगेंगे ही लगेंगे। यहाँ तो बात सुना गई बेटा। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, जो फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री में एक लगी होती है मशीनरी। फैक्ट्री में क्या लगी होती है, एक लगी होती है मशीनरी, एक होता है मॉल्ड्स। मॉल्ड्स क्या होते हैं बेटे, सांचे, जिसके अंदर गुड्स को डिजाइन दिया जाता है। आप बिजनेस में प्रोडक्शन करोगे तो मशीन पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। और मॉल्ड्स को भी हम क्या करते हैं, अमोर्टाइज करते हैं। क्या करते हैं, इनका होता है अमोर्टाइजेशन। मॉल्ड्स पे अमोर्टाइज करते हैं, मशीन पे क्या लगा देते हैं, डेप लगाते हैं। बताइए डेप किस कैटेगरी में जाएगा, है तो एक्सपेंडिचर ये, लेकिन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। चाहे मशीन चले चाहे ना चले, प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, मशीनों पे डेप लगेगा। क्योंकि डेप हम बेसिकली लगाते हैं किसके बेस पे, नंबर ऑफ ईयर, जो इनकी लाइफ होती है उसके बेस पे लगाते हैं। आज मेरी मशीन की लाइफ 10 साल है तो मैं 10 साल में डेप लगा दूंगा। अब ज्यादा चले ना चले कम चले, डेप तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन मोल्ड जो होते हैं ना, उनको हम करते हैं अमोर्टाइज। अब मोल्ड अमोर्टाइज कैसे होता है, मान लो आपने अपनी फैक्ट्री में गुड्स बनाने के लिए चाइना से मोल्ड्स मंगवा लिए। बेसिकली अधिकांश फैक्ट्री जो होती है वो चाइना से ही मोल्ड मंगवाती है, सस्ता आता है। इंडिया मेड जो मोल्ड्स होते हैं वो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं, तो अधिकांश कंपनियां चाइना से मंगवाती है। चलो आपने चाइना से मंगवा लिया, या आपने इंडिया में ही मोल्ड्स क्या कर लिए, परचेज कर लिए, किससे बनवा ली। सब बेसिकली मोल्ड्स होते क्या हैं, जैसे आप देखा होगा ना लिपस्टिक्स को प्रॉपरली क्या दिया जाता है, एक शेप दिया जाता है ना, तो वो शेप किस में आएगा, मोल्ड्स में आएगा। अब मैंने क्या किया, मोल्ड्स मंगवा लिया। इस मोल्ड की लाइफ है 1 लाख टाइम्स यूज्ड। 1 लाख बार आप इसको यूज कर सकते हो, मोल्ड्स को 1 लाख बार यूज कर सकते हो। अब बताओ, मैं अगर इसको यूज नहीं करूं तो, मैं इसको अमोर्टाइज नहीं करूंगा। फर्स्ट ईयर में मैंने मान लीजिए 10,000 बार मोल्ड्स को यूज किया है, तो सेकेंड ईयर में मैंने इसको 15,000 बार यूज किया है, तो मैं जितनी बार प्रोडक्शन रन होता है, यूज करने का मतलब जितनी बार प्रोडक्शन आप करोगे। फर्स्ट ईयर में मैंने 10,000 टाइम्स क्या किया, मोल्ड्स को यूज करके प्रोडक्शन किया। और सेकेंड ईयर में मैंने 15,000 टाइम्स प्रोडक्शन चलाया था, उसको यूज किया था। तो डेप कैसे लगाओगे। थर्ड ईयर में मैंने 1000 बार ही चलाया था, तो डेप ज्यादा कब लगाओगे, कम कब लगाओगे। तो यहां तो डेप कम हो जाएगा ना, क्योंकि यूज आपने इस साल कम किया है। तो बेसिकली ये खर्चा किस पे डिपेंड कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो यूज होगा तो अमोर्टाइज होगा, नहीं यूज होगा तो अमोर्टाइज भी नहीं होगा। दीज आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। लेकिन मशीन पे लगने वाला खर्चा क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाएगा। बात समझ आ गई। अब सर बताइए, हमें एक बार बताओ सर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, बाकी जितने बच गए वो सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट है। सर कौन कौन से इनडायरेक्ट है, फटाफट बता दो, बताओ। मॉल्स पे लगने वाला अमोर्टाइजेशन वो डायरेक्ट है। पावर का जो बिल आएगा वो मॉल्स, पावर, रॉयल्टी। बेसिकली ये 3 आइटम आते हैं, मॉल्स, पावर एंड रॉयल्टी। व्हाट इज द रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है, इस पे किसी और ने अपना कॉपीराइट ले रखा है, आप कहते हो भैया मुझे भी सेम चीज बनानी है, तो वो बंदा को क्या बोलेगा कि मुझे पैसा दे दे। वो बोलता है 2 रुपए पर पीस, तो मैं ज्यादा पीस बनाऊंगा तो ज्यादा लगेगा, कम बनाऊंगा तो कम लगेगा। तो ये बेसिकली किस कैटेगरी में आ गया, डायरेक्ट की कैटेगरी में आ गया। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो जो डेप है वो तो फिक्स्ड है, तो सर आप ये कह रहे हो डेप, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, रेंट, ये सब तो बेसिकली क्या है, फिक्स्ड है। तो वो सारे क्या है, इनडायरेक्ट है। और लेकिन जो पावर है, मोल्ड है और जो रॉयल्टी है वो बेसिकली क्या है, वेरिएबल नेचर के हैं, प्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो ये सब डायरेक्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। बात समझ आ गई ना। बाकी तो और तो जो लिस्ट है वो दे दे हम क्वेश्चन करें होंगे, हमें और समझ में आ जाएगा कि कौन सा खर्चा कहाँ जाएगा। तो बताइए, लेबर को वेजेस दिया, डायरेक्ट है। सुपरवाइजर्स को, ऑपरेटर्स को, डायरेक्टर्स को, अकाउंटेंट को, वो इनडायरेक्ट है। सेल्समैन को सैलरी दी, सेल्समैन को सैलरी दी, इनडायरेक्ट है। सेल्समैन को कमीशन दिया,
वो भी इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, वो माल बेच रहा है। मैं कह रहा हूं प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो डायरेक्ट है, अदरवाइज वो क्या है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्टर्स को इनडायरेक्ट है। इसके अलावा आपने कपड़ा बनाते हो, क्या बनाते हो आप, कपड़ा बनाते हो, क्या बनाते हो, कपड़ा, कपड़ा बनाते हो, क्लॉथ। क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने थ्रेड, धागा खरीदा, ये धागा क्या है, डायरेक्ट है। इनको डाई करने के लिए, डाई समझते हो, इनको कलर करने के लिए आपने इंक मंगाया, वो इनडायरेक्ट है। क्या है, डाई कितनी भी लगा दो, इंक कितनी भी लगा दो, क्या आपके प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी? आपके प्रोडक्शन की क्वांटिटी तो किस पे डिपेंड कर रही है, धागे पे डिपेंड कर रही है ना, थ्रेड पर। जितना थ्रेड मंगाओगे उसी के हिसाब से तो तुम क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे ना, या तुम डाई लगा लगा के उसके क्वांटिटी इंक्रीज कर दोगे, नहीं होगा ना। तो बेसिकली जितने भी खर्चे होते हैं, मतलब जितनी भी कॉस्ट होती है, उसको तीन कैटेगरी मानते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंडिचर। मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एक्सपेंडिचर भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब सुनना मेरी बात, एक आ गया आपके पास में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। इन तीनों की टोटल को बोलते हैं बेटा क्या, प्राइम कॉस्ट। और इधर आ गया तुम्हारे पास में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इन तीनों की टोटल को बोलते हैं बेटा क्या, ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं, प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स क्या कहलाते हैं, ओवरहेड्स कहलाते हैं। और इन दोनों की टोटल को क्या बोलते हैं बेटा, टोटल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में आप ओवरहेड जोड़ दीजिए, क्या निकल के आ जाएगी, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। गॉट द पॉइंट। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आज एक कंपनी है, एक कंपनी है जिसका आज प्लानिंग का वर्क हो रहा है। प्लानिंग समझते हो ना, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रखें। तो ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट की सेल प्राइस क्या रखें। तो इन्होंने बोला कि सेल प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब इन्होंने सबसे पहले क्या करनी है, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। अब बताओ ये कॉस्ट में क्या क्या ऐड करेंगे, बोलो कॉस्ट में क्या क्या ऐड करेंगे, बहुत सारे सोचेंगे, जीरो से सोचेंगे। अगर नया बिजनेस है तो जीरो सोचेंगे क्या क्या लग सकता है। अरे वो काम वाली आएगी, उसका भी पेमेंट जाएगा। अरे वो चाय नाश्ता भी आएगा, उसका भी पैसा आएगा। अरे बिजली का बिल भी आएगा, भाड़ा भी लगेगा, मेंटेनेंस होगा, इंश्योरेंस होगा, डैप होगा, रिपेयर होगा, वो सब जोड़ेंगे। अब वो जोड़ के अपने प्रोडक्ट की क्या निकालेंगे, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस। अब मुद्दा ये है कि उसको ऐड करना है, खर्चों को सबको ऐड करना है, लेकिन इनका जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, या अपने हिसाब से कुछ भी लिख लो आप, क्योंकि बाद में इसकी ऑडिट भी होनी है, बाद में इसकी क्या होनी है, ऑडिट भी होनी है। तो इसका प्रेजेंटेशन का तरीका यूनिफॉर्म बेस पे होना चाहिए, या मनगढ़ंत तरीके से आपने जैसा ऐड करना है, रफ पेपर लिया, रफ कॉपी ली, सब ऐड कर दिया। ये एक यूनिफॉर्म तरीका मेंटेन करना है, यूनिफॉर्म मेंटेन करना है। उस यूनिफॉर्म वे को हम बोलते हैं कॉस्ट शीट। क्या बोलते हैं, कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट क्या है बेटा, एक यूनिफॉर्म वे है टू प्रेजेंट द कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट के स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करने का एक यूनिफॉर्म तरीका है, ताकि सब इस तरीके से क्या करें, मेंटेन करें। तो कॉस्ट शीट कैसे बनती है, कॉस्ट शीट ऐसे बनती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट, इसमें क्या ऐड कर देंगे, ओवरहेड, तो क्या आ गई, टोटल कॉस्ट में क्या ऐड कर देंगे, प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सेल्स। क्या आ जाएगी, और सेल्स में डिवाइड कर देंगे बेटा किसका, क्वांटिटी का, तो ये आ जाएगी सेल्स की प्राइस, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। लेकिन सर फिर डायरेक्ट मटेरियल में ये लोग क्या क्या ऐड करेंगे, वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। जो जो आप ऐड करोगे वो डाल देना वर्किंग नोट 1 में।
सर कंपनियां कौन सी वर्किंग नोट बनाती होगी? अरे वर्किंग नोट को उसको वो एनेक्जर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एनेक्जर्स बोल देते हैं। वो वर्किंग नोट्स को क्या बोल देते हैं? एनेक्जर्स। एनेक्जर्स क्या होते हैं? जैसे फर्स्ट पेज पे तो क्या बनाया हुआ है? सिंपल सा कोस्ट शीट। अब डायरेक्ट मटेरियल में उन्होंने क्या क्या ऐड किया है वो क्या करेंगे? उसके लिए बना देंगे एनेक्जर नंबर 1। वो सारी टोटल एनेक्जर नंबर 1 में है। डायरेक्ट वेजेस में क्या क्या ऐड किया है उसके लिए वो क्या बना देंगे? एनेक्जर नंबर 2। हम क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। वो क्या बनाते होंगे? एनेक्जर नंबर 2। वो सारा जो जो इसमें ऐड हुआ है वो सारा कहाँ है? एनेक्जर नंबर 2 में, ताकि ऑडिटर होगा उसको अगर वेरीफाई करना होगा तो वो सबसे फर्स्ट थिंग तो क्या उठाएगा? ये उठा लेगा। और जो जो वर्किंग नोट्स है वो कहाँ से उठा लेगा? एनेक्जर से उठा लेगा। जैसे कि आप लोगों ने नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा है, सेल्स, रेवेन्यू, अदर इनकम, सीखा है क्या? नया वाला, वो टी फॉर्मेट नहीं, नया वाला सीखा है? नहीं तो तुम अकाउंट्स में सीखोगे। उसमें भी आप देखोगे तो क्या होता है, क्या सारे एक्सपेंडिचर आते हैं? क्या नहीं, लिमिटेड आइटम्स आते हैं। और जो आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स हैं ऊपर तो केवल हेडिंग हेडिंग आएगी, उनकी टोटल कहाँ होगी? उनकी वर्किंग्स कहाँ होगी? एनेक्जर्स में होगी, शेड्यूल्स में होगी। तो वो वर्किंग को कहाँ डाल देते हैं? शेड्यूल्स में। बाहर केवल क्या आती है? टोटल आती है। तो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर क्या क्या ऐड किया है वो शेड्यूल्स में जाएगा, एनेक्जर्स में जाएगा, वर्किंग नोट में जाएगा। बाहर केवल क्या आएगी? उसकी टोटल आएगी। यस और नो? ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। लेकिन सर हम क्या करेंगे? हमारे पास में 2 ऑप्शन है कि डायरेक्ट मटेरियल या तो हम वर्किंग नोट में बना लेंगे, नहीं तो हम कोस्ट शीट के अंदर ही बना लेंगे। 2-3 आइटम होंगे तो क्या करेंगे? कौन बार बार वर्किंग नोट में जाए? सीधा कोस्ट शीट के अंदर ही बना देंगे। और आप चाहो तो उसको वर्किंग नोट में भी डाल सकते हो। यहाँ तो बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ बेटा, ओवरहेड्स का मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को बोलते हैं हम क्या? बोलो बेटा। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर क्या कहलाते हैं? ओवरहेड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर लगते कहाँ होंगे? ये तो प्राइम कॉस्ट है। अब जो ये ओवरहेड है, ओवरहेड में क्या आ रहा है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ये लगते कहाँ होंगे? बिजनेस के अंदर। कोई भी कंपनी हो उसका बिजनेस 3 पार्ट में बंटा होता है। कोई भी कंपनी हो उसका बिजनेस 3 पार्ट में बंटा होता है। फर्स्ट पार्ट होता है उसका फैक्ट्री। क्या होता है? फैक्ट्री, जहां पर माल बनता है। सेकंड पार्ट होता है उसका ऑफिस, जहां पर उसके बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। और थर्ड होता है उसका शोरूम, जहां पर माल को बेचा जाता है। इसको हम बोलते हैं सेलिंग। मतलब कि जितने भी ओवरहेड होते हैं वो 3 कैटेगरी में बनते हैं। पहला माल बनाने के, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन के, और तीसरा माल को बेचने के। जैसे आपने एडवर्टीजमेंट किया, एडवर्टीजमेंट है तो इनडायरेक्ट, लेकिन वो किस लिए है? फैक्ट्री के अंदर माल बनाने के लिए है, या ऑफिस के अंदर है, या माल को बेचने से रिलेटेड है? तो हम इन ओवरहेड्स को भी 3 कैटेगरी में तोड़ देते हैं। कौन सी कैटेगरी आ गई? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। इनको हमने क्या बोल दिया? टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट का दूसरा नाम होता है बेटा क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसमें हम ऐड कर देते हैं बाद में क्या? प्रॉफिट। तो क्या आ जाती है? सेल्स। और सेल्स में डिवाइड कर दो बेटा किसका? क्वांटिटी का। तो क्या आ जाती है? आपकी सेलिंग प्राइस। बात सुनना आगे? अब सुनना मेरी बात। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आ गया प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड किया हमने फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहां तक की कॉस्ट को बोलते हैं फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स मीन्स कारखाना, और फैक्ट्री का मतलब भी क्या होता है बेटा? कारखाना। तो यहां तक की कॉस्ट को बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। और इसमें हमने ऐड किया ऑफिस के ओवरहेड्स। तो यहां तक की जो कॉस्ट है वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर एक बात बताओ, प्रोडक्शन तो सर फैक्ट्री में हो रहा था, प्रोडक्शन तो कहाँ हो रहा था? फैक्ट्री में हो रहा था। ऑफिस में कौन सा प्रोडक्शन होता है कि ऑफिस के खर्चे जोड़ के आपने क्या निकाल दिया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस में प्रोडक्शन हो रहा होता है क्या?
तो प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में हो रहा होता है, तो फैक्ट्री की कॉस्ट को क्या बोलना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलना चाहिए। प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में हो गया। यहां क्यों बोला, यहां ये बोला कि यहां मेरा एक एजम्पशन है, क्या है, एजम्पशन है कि जो ऑफिस के एक्सपेंडिचर लगे हैं ना आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। हमने ये माना है कि ये जो ऑफिस के खर्चे लगे हैं ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब कि जो ऑफिस के खर्चे लगे हैं ये किस चीज के लिए हैं, प्रोडक्शन के लिए है, मतलब माल को बनाने के लिए है, ना कि माल को बेचने के लिए है। लेकिन सर ऐसा थोड़ा ना होता है कि ऑफिस वाले माल बनाने का हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। ऑफिस वाले तो किस चीज का हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, माल बनाने का या बेचने का। आज तुम अकाउंटेंट हो, ऑफिस में बैठे हो, तुम डायरेक्टर हो, ऑफिस में बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो, किस चीज का हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हो, माल बनाने का या बेचने का, या दोनों, दोनों ही मेंटेन हो रहा है। सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि एजम्पशन है, अरे तो एजम्पशन है, एजम्पशन चेंज होती है नहीं होती है, होती है, लो मैं चेंज कर देता हूं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड, इसको क्या बोलूंगा मैं, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, इसी को मैं बोल देता हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें मैंने ऐड कर दिया कौन सा, ऑफिस ओवरहेड। लेकिन जैसे ही मैंने ऑफिस ओवरहेड अब ऐड किया, इसका मतलब ऑफिस के जो खर्चे हैं ये माल को बनाने से रिलेटेड नहीं है। तो यहां मेरी एजम्पशन क्या हो गई, ऑफिस ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू सेल्स। ये माल को बनाने के नहीं, माल को बेचने के हैं, माल को बनाने के नहीं है, माल को बेचने के हैं। भाई देखो ऑफिस में दो ही काम हो रहे होते हैं, या तो माल को बनाने का हिसाब किताब मेंटेन हो रहा होता है, या माल को बेचने का हिसाब किताब मेंटेन हो रहा होता है। या तो प्रोडक्शन की टीम होती है या सेल्स की टीम होती है। और कौन सी टीम होती है, ऑफिस में जितना भी स्टाफ बैठा है वो क्या कर रहा होगा, काम, अरे क्या काम कर रहा होगा, या तो माल को बनाने से रिलेटेड हिसाब किताब देख रहा होगा, या माल को बेचने से रिलेटेड काम कर रहा होगा। और वो क्या काम करेगा बताओ, समझ गए बात, नहीं समझे। और इसमें लास्ट में क्या ऐड कर दो, सेलिंग ओवरहेड। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, या जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, टोटल कॉस्ट। इसमें क्या ऐड कर दो, प्रॉफिट, क्या आ जाएगी, सेल्स, डिवाइड कर दो किसका, क्वांटिटी का, तो क्या आ जाएगी, सेल प्राइस। आया ना। लेकिन सर अभी आपने कहा ऑफिस के अंदर जो हिसाब किताब मेंटेन होता है वो प्रोडक्शन का होता है या सेल्स का होता है, या दोनों का होता है। लेकिन सर आप बकवास करे जा रहे हो, आपने ऊपर एजम्पशन ले लिए किसका होता है, प्रोडक्शन का, नीचे एजम्पशन ले लिए किसका होता है, सेल्स का। लेकिन सर आप खुद ही कह रहे हो कि दोनों हिसाब किताब होते हैं, तो एजम्पशन चेंज नहीं होती क्या, तो कर दो चेंज। आ जाओ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। इसमें क्या ऐड कर दो, सॉरी ये फैक्ट्री ओवरहेड, ये क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। इसमें मैं ऐड करूंगा ऑफिस के आइटम, ऑफिस ओवरहेड। कौन से वाले ऑफिस ओवरहेड, अब मैं कह रहा हूं कि ऑफिस में जो खर्चा लग रहा है ना उसका आधा प्रोडक्शन का है और आधा सेल्स का है, या 40% प्रोडक्शन का है, 60% सेल्स का है। तो अब मैं कौन से ले रहा हूं यहां पर, रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले मैंने ले लिए। ये आ गई मेरी क्या, सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ऑफिस के वो खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो मैंने जोड़ के क्या निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं ऐड कर दूंगा इसमें क्या, ऑफिस ओवरहेड। अरे सर ऑफिस ओवरहेड 2 बार आ गया। अब ये कौन से वाले हैं, रिलेटेड टू सेल्स, जो माल को बेचने से रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं रिलेटेड टू सेल्स। ये क्या आ जाएगी, अभी कुछ नहीं आएगी, इसमें जोड़ देना कौन से खर्चे,
सेलिंग ओवरहेड, तो ये क्या आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास में, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसमें क्या ऐड कर देना, प्रॉफिट क्या आ जाएगी, सेल्स, सेल्स में डिवाइड करना बेटा किसका, क्वांटिटी का, तो क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? एजम्पशन का खेल है, या कुछ भी हो सकता है सर, सारा खेल किसका है, एजम्पशन का है। एजम्पशन ये हो सकती है कि ऑफिस के खर्चे प्रोडक्शन के हैं तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हो जाएंगे। आप बोलते हो ऑफिस के खर्चे प्रोडक्शन के नहीं है तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड नहीं होंगे, बाद में ऐड हो जाएंगे। और आप बोलते हो कि सर आधा प्रोडक्शन का है और आधा सेल्स का है, तो आधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हो गया और आधा बाद में ऐड हो गया। अल्टीमेटली होना उसको क्या है, ऐड ही है सर। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ा, चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दो चाहे कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ा? आया तो सर वो कॉस्ट में ही ऐड होके, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अभी तो नहीं पड़ेगा, आप यहां जोड़ो वहां जोड़ो, लेकिन एक जगह फर्क पड़ेगा। वो जगह क्या है, ये सस्पेंस है। वो सस्पेंस जब मैं ओपन करूंगा तो तुम्हें सारा खेला समझ में आ जाएगा। लेकिन सर हमें एग्जाम में कौन सी एजम्पशन लेके चलनी है, हमें एग्जाम के अंदर कौन सी एजम्पशन लेके चलनी है, हमें एग्जाम में कौन सी एजम्पशन लेके चलनी है? एजम्पशन 1, एजम्पशन 2 और एजम्पशन 3। पहली एजम्पशन क्या कहती थी, ऑफिस ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऑफिस ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू सेल्स। और यहां क्या है, ऑफिस ओवरहेड्स आर पार्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड पार्टली रिलेटेड टू सेल्स। बताओ कौन सी एजम्पशन लेके चलोगे? क्या थर्ड ले सकते हो क्या? थर्ड लेने के लिए आपको क्या चाहिए कि ऑफिस के जो खर्चे हैं ना, ये 50%, 60%, 30, 20 कितने प्रोडक्शन के हैं और कितने सेल्स के हैं, ये तुम एजम्पशन अपनी मर्जी से लोगे? नहीं। ये कब हो सकता है, जब स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन हो। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है। लेकिन हमारे एग्जाम की लाइफ के अंदर ये हम कब कर सकते हैं, जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो। और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, एग्जाम्पशन नंबर 3 ही होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में तीसरा मेथड ही चलता है, लेकिन एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। एग्जाम में पॉसिबल कब होगा, जब क्वेश्चन बोल दे कि प्रोडक्शन का इतना खर्चा, सॉरी ऑफिस का इतना खर्चा प्रोडक्शन का है और इतना खर्चा माल को बेचने का है, तो मैं लगा सकता हूं, अदरवाइज नहीं लगा सकता। अब 2 बच गई, एग्जाम्पशन 1 और 2, 1 और 2 कौन सा लगाऊं? 1 और 2, तो 1 और 2 का सीधा जवाब नहीं है। अगर आप पेपर दे रहे हो किसका, कोस्टिंग का, किसका, तो आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 कोई भी लेके चल सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो। अगर आप कोस्टिंग पढ़ रहे हो तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से कोई भी लेके चल सकते हो, बट मैक्सिमम टाइम ऑप्शन 1 ही काम लेना। मैक्सिमम टाइम कौन सा ऑप्शन काम लेना, एजम्पशन 1। अगर आप कोस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से कोई भी ले लेना, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स का मतलब मेरा ये है, जब आप पुराने एग्जाम के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखोगे तो मेजॉरिटी केसेस में उन्होंने ऑप्शन नंबर 1 ले रखा है, कई जगह 2 भी ले रखा है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि 2 नहीं है, मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैक्सिमम 100% नहीं बोला है मैंने, बोला है मैक्सिमम टाइम्स उन्होंने क्या किया है, ऑप्शन नंबर 1 लिया है। लेकिन आप अगर एफएम पढ़ रहे हो, एफएम में भी ये कोर्स शीट दोबारा आएगी, एक चैप्टर आएगा तुम्हारा कौन सा, वर्किंग कैपिटल। कौन सा आएगा बेटा, इस वर्किंग कैपिटल में ये कोर्स शीट दोबारा आएगी और वहां पर ऑप्शन 2 ऑलवेज, आपको हमेशा ही क्या लेना है,
ऑप्शन 2 लेना है, क्योंकि प्रैक्टिकली सोच के बताओ, आप लॉजिकली अपना दिमाग लगाओ, ऑफिस के खर्चे माल बनाने के होते हैं क्या? नहीं होते। प्रैक्टिकली दिमाग लगाओगे तो ऑफिस के खर्चे माल बनाने के नहीं है, माल बनाने के तो फैक्ट्री में होता है। ऑफिस में क्या माल बनाने का खर्चा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। एफएम वाले बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं, वो प्रैक्टिकल तरीके से बात करते हैं। वो कहते देखो भैया, एफएम में तो हम हमेशा ही एजम्पशन का लेके चलेंगे, लेकिन ये एफएम के पेपर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ। मैंने साफ साफ लिखा है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पेपर की बात कर रहा हूँ। तो ऑप्शन 2 ही लेके चलना है ऑलवेज। तो कंफ्यूज मत होना। कोस्टिंग में ऑप्शन 1 और 2 जो तुम्हारी मर्जी है। 3 कब लगाओगे? जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई हो। और एफएम की बात करोगे तो हमेशा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। यहाँ तुम्हारी बेसिक बन गई क्या? कोस्ट शीट। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब सर कोस्ट शीट से अब होगा क्या? अब हमें करना क्या है? अब हमें क्या करना है? क्या करना है अब आपको? अब हमें प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालनी है। उसके लिए हमें क्या करना है? इसमें कोस्ट क्या करनी है? ऐड करनी है और सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? एग्जांपल। क्या करवा रहा हूँ? एग्जांपल करवा रहा हूँ। करें? अब मेरी बात समझना। लास्ट ईयर जो बीत गया, वहाँ पर मैंने 10,000 यूनिट्स क्या की थी? बनाई थी। लास्ट ईयर जो बीत गया, वहाँ पर मैंने 10,000 यूनिट क्या की थी? बनाई थी। वहाँ डायरेक्ट मटेरियल लगा था 1 लाख का, डायरेक्ट लेबर लगा था 50,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लगा था 30,000 का। तो लास्ट ईयर की प्राइम कॉस्ट थी बेटा कितनी? 1,80,000। गॉट द पॉइंट? इसमें हमें क्या करना है? अब हमें क्या ऐड करना है इसमें? फैक्ट्री ओवरहेड। लास्ट ईयर था 70,000 का, कितना हो गया? 2,50,000। इसमें हमें ऐड करना है क्या? ऑफिस ओवरहेड। वो लास्ट ईयर थे 50,000 के। तो लास्ट ईयर मेरी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई थी 2.5 लाख। लास्ट ईयर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था कितना? 3 लाख। और लास्ट ईयर मेरे जो सेलिंग के एक्सपेंडिचर थे ना, सेलिंग के जो ओवरहेड थे वो थे मान लीजिए आपके 40,000 के। तो लास्ट ईयर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स COS टोटल कॉस्ट वो थी 3,40,000 की। और लास्ट ईयर जो मैंने प्रॉफिट कमाया था ना, वो था 60,000 का। तो लास्ट ईयर मेरी सेल्स क्या थी? 4 लाख रुपए थी। यस और नो? ये हिसाब किताब दे रखा है बेटा आपको किसका? लास्ट ईयर का। बात समझ आ गई? अब मुझे ये कहते हैं कि प्रिपेयर कोस्ट शीट ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड कैलकुलेट मिनिमम सेलिंग प्राइस। बताइए मिनिमम सेलिंग प्राइस नेक्स्ट ईयर में क्या रखें? अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम सेलिंग प्राइस? आज अगर मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है 100 रुपए, मैं कहता हूं 20% प्रॉफिट कमाना है। अरे इतना रिस्क ले रहा हूं यार, 20% प्रॉफिट तो कमाऊं, क्योंकि उस प्रॉफिट से ही तो मैं बैंक का ब्याज, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट हमने यहां ऐड किया है क्या? बैंक का इंटरेस्ट का ऑपरेटिंग नेचर का होता है या फाइनेंशियल नेचर का? वो तो यहाँ है ही नहीं। मैं 20% प्रॉफिट कमाऊंगा तभी तो मैं उसमें से बैंक को इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा यार। शेयर होल्डर को डिविडेंड भी तो देना है, तो 20% प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा यार। तो मतलब ये हो गया कि नेक्स्ट ईयर में मेरी सेल प्राइस कितनी होनी चाहिए? 120 रुपए मिनिमम है वो। ऊपर में तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स की। हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स को बोलते हैं सर ये मिनिमम सेलिंग प्राइस है, इससे कम रखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इससे ऊपर देख लो, तुम्हारी मर्जी है। डिमांड सप्लाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम देख लो कि इससे ऊपर पे रखते हो तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो तुम देख लो। इससे ऊपर रखनी है रखो, लेकिन इससे कम पे आप बेचोगे तो 100% आपको क्या है? लॉस होने वाला है। गॉट द पॉइंट? आया ना? लेकिन इसमें आपको कुछ एजम्पशंस ध्यान रखनी पड़ेगी। ये एजम्पशंस नहीं है, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है। फर्स्ट, नेक्स्ट ईयर जो क्वांटिटी है वो होने वाली है कितनी? 15,000 यूनिट। नेक्स्ट ईयर क्वांटिटी कितनी होने वाली है? 15,000 यूनिट होने वाली है।
दूसरा, जो डायरेक्ट मटेरियल है विल इंक्रीज बाय 5%, 5% से आपका नेक्स्ट ईयर क्या बढ़ने वाला है, डायरेक्ट मटेरियल बढ़ने वाला है। तीसरा, आपका फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो 60% वेरिएबल है। क्या है? 60% फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल है। चौथा, ऑफिस के जो ओवरहेड हैं वो 100% फिक्स्ड हैं। क्या है? और फिफ्थ क्या कहता है कि जो सेलिंग के ओवरहेड्स है ना वो 50% वेरिएबल है। तो बताओ नेक्स्ट ईयर में मैं अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रखूं? समझ गए? लास्ट ईयर तो हमारा बेस हो गया। अब हमने लास्ट ईयर के बेस पे इस साल के कुछ एस्टिमेशंस लगाए कि इस साल यार क्वांटिटी कितनी होने वाली है, इस साल यार क्वांटिटी कितनी होगी, इस साल यार मटेरियल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और भी बढ़ सकते हैं, मैंने नहीं बढ़ाए, वो क्वेश्चन आएंगे तब कर लेंगे। ये मैंने एक बेसिक एस्टिमेशन लगा लिया कि नेक्स्ट ईयर में क्या होने वाला है। लेकिन नेक्स्ट ईयर में प्रोडक्शन बढ़ेगा, अच्छी बात है, लेकिन याद करो मार्जिनल कॉस्टिंग हमने पहले किया था, इसलिए मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग करवाया था कि नेक्स्ट ईयर में भले ही तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ जाए लेकिन क्या फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी क्या? इसलिए मैंने बता दिया कि किसमें से कितना आइटम किसका है, फिक्स्ड का है, कितना वेरिएबल है। तो प्लीज बच्चों पहले इसको फटाफट आप सॉल्व करो, अपना दिमाग लगाओ, उसके बाद में बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। बताइए बेटा, नेक्स्ट ईयर में डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा? हाँ, लगा लिया, अक्ल बुद्धि दिमाग घुटनों का पूर्ण इस्तेमाल, 1,05,000। बताओ बेटा नेक्स्ट ईयर बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा? लास्ट ईयर डायरेक्ट मटेरियल था 1,00,000, जब आपने कितने बनाए थे? तो 15,000 रुपये कितना होना चाहिए था? 1.5 लाख होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया? नेक्स्ट ईयर 5% से इंक्रीज होगा। बताओ कितना हो जाएगा? डायरेक्ट वेजेस बताइए, फिर तो तेरे हिसाब से डायरेक्ट वेजेस 50,000 रहेगा। लेबर का खून चूसे जाएगा क्या तू? बताओ लेबर में कितना हो जाएगा? 50,000 था, कितने पर? 10,000 पे। तो 15,000 पे बताओ कितना हो जाएगा? 75,000। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बताओ। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में क्या आता है? पावर आता है, रॉयल्टी आता है, मॉल्स आता है। जब ये प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या डायरेक्ट एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होंगे? और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और मटेरियल और लेबर ये हमेशा वेरिएबल ही होते हैं। कितना आया? 40। तो कितनी आ गई नेक्स्ट ईयर में? पीसी प्रियंका चोपड़ा 2 लाख ऐड कर दो इसके अंदर। क्या बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड है कितना तुम्हारे पास में? 70,000 का। पहले तो उसमें कहता है कि 60% वेरिएबल है, इसका मतलब 40% तो फिक्स हो गया। फिक्स कितना हो गया बोलो? बोलो 28 ही रहेगा। और प्लस वेरिएबल कितना है? 42,000। लेकिन 42,000 कितने पर है? 10,000 रुपये। तो बताओ 15,000 रुपये कितना होगा? तो ये दोनों जोड़ के बता दो। 91,000। ये आ गया तुम्हारे पास में क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। अब ऐड कर दो इसमें कौन सा? ऑफिस एंड, इसको पूरा बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसको कंप्लीट वर्ड्स में क्या बोलते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। कितने हैं? और ये तो 100% फिक्स्ड है। चलो मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ था, नहीं दे रखा होता तो ध्यान रखना, ऑफिस में होता है स्टाफ, उनकी सैलरी क्या प्रोडक्शन बढ़ने पे बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ती। ऑफिस के खर्चे हम नॉर्मली क्या मानते हैं? 100% फिक्स्ड ही मानते हैं। क्वेश्चन में चलो दे रखा था, नहीं दे रखा हो तो हमेशा भी क्या मान लेना? फिक्स्ड। कितना है बेटा? कितना है ऑफिस? 50,000। ओह 50,000। ये क्या आ गया मेरे पास में? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करना है मुझे क्या? सेलिंग, जिसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग का मतलब होता है माल बेचना, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कस्टमर तक माल घर तक पहुंचवाना, उसको घर तक माल पहुंचवाना।
बात समझ आ गई ना। तो ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कितना हो जाएगा बेटा? देखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थे 40,000 के, यस और नो? 40,000 के थे, उसमें से 50% वेरिएबल थे, तो फिक्स कितने हो गए? 20,000 के तो फिक्स हो गए, और सॉरी वेरिएबल 20,000 हो गए, लेकिन 20,000 कितने पे थे? 10,000 पे, तो 15 पे बताओ। और फिक्स कितने हैं? ये कितना आया? ये 30,000, तो टोटल मिला के 50,000। तो बता दो मेरी टोटल कॉस्ट, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब कॉस्ट ऑफ सेल में मुझे क्या ऐड करना है बताना बेटा। यहाँ तक कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है फैक्ट्री कॉस्ट? 460। ये पहले बताओ, ऊपर वाला फैक्ट्री कॉस्ट 368। ये बताओ, अब बताओ प्रॉफिट कितना ऐड करोगे? 90,000 क्यों बेटा? प्रॉफिट कितना ऐड करोगे? तो ध्यान रखना, प्रॉफिट के बारे में बता रहा हूं। प्रॉफिट आप जब निकालते हो तो आप ऐसे बोलते हो 20% ऑन कोस्ट, 30% ऑन कोस्ट, 40% ऑन कोस्ट, 50% ऑन कोस्ट। प्रॉफिट को हमेशा कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और परसेंटेज किसका? कोस्ट का। तो लास्ट ये देखना 3,40,000 पे प्रॉफिट कितना हुआ था? 60,000 का हुआ था। समझे बात? तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लो, कितना हो गया? 60,000 का प्रॉफिट आ गया किस पे? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है? 7%। किसका आ गया? कॉस्ट का। सर सेल्स पे निकाल लें तो फिर वही बात हो जाएगी, सेल्स हमारे पास में है नहीं, आप सेल्स पे निकालोगे तो आपका फायदा तो कुछ होना नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 468 500 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 82676। वो तुम रख लो अपने पास, कीप द चेंज। ये आ गई तुम्हारे पास में क्या? सेल्स, और उसमें डिवाइड करना बेटा किसका? क्वांटिटी का। तो ये आ जाएगी तुम्हारे पास में क्या? सेलिंग प्राइस। क्वांटिटी कितनी है? 15,000। ये तो निकालोगे ना, क्लैरिकल काम मेरे से मत करो यार, मेरे से ज्ञान लो, नॉलेज ले लो, लेकिन ये क्लैरिकल मत करो, गुणा भाग करने बैठ जाऊं मैं तुम्हारे लिए। हो गया? ये था तुम्हारा चैप्टर कौन सा? कोस्ट शीट का हाफ पार्ट। ये हाफ पार्ट खत्म हो गया। अब पहला ऑप्शन मेरे पास में है कि मैं जितना हाफ पार्ट करे हुआ उसकी प्रैक्टिस करवाऊं, या दूसरा ऑप्शन है कि हाफ पार्ट जो रिमेनिंग है पहले वो करवा दूं। हाफ पार्ट जो हमने किया है इसमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक नहीं थे, लेकिन क्या बिजनेस में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं होते हैं? होते हैं, तो क्या उनका एडजस्टमेंट नहीं होता है? होता है ना, वो भी तो सीखना पड़ेगा। अभी तक हमने हाफ पार्ट किया है, और अब बताओ पहले क्या करवाऊं? रिमेनिंग हाफ पार्ट करो, या जितना किया है उसकी प्रैक्टिस करें? तो जो भी आपको डिसीजन लेना है वो सोच के बता देना, क्योंकि वैसे भी बचा हुआ पोर्शन हम कब करेंगे? नेक्स्ट की क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक आप सोच के बता देना कि आपको पहले क्या करना है, रिमेनिंग हाफ पार्ट सीखना है या जितना हाफ पार्ट किया है उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे गधों की तरह, आपको केवल क्या करना है? वही क्वेश्चन बार 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 करने हैं। कुछ नया सीखने को मिलेगा? नो, चीज यही रहेगी, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लड़कियों का पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ लड़के तो परफेक्ट हो ही जाएंगे। चलो बाकी वैसे भी हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।